अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे चमोली में बारिश से नुकसान हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में लगातार गांव में पहाड़ों से मलबा गिरने और दरारें पड़ने का सिलसिला भी जारी है। जोशीमठ के पंगनो गांव के बाद दसौली विकासखंड की गुलियाला मठ क्षेत्र में बारिश के बाद खेतों में दरार पड़ गई है और यहां लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे भी काफी परेशान हो रहे हैं। कोटद्वार में पनियाली गदेरे में आई बाढ़ से हुई तबाही में दर्जनों मकान मलबे में दब चुके हैं। वहीं सैकड़ों परिवार राहत कैंपों में अपनी रातें गुजार रही हैं और सुबह के समय अपने घरों से मलबा निकालने में जुटे हुए हैं। कौड़िया बस्ती से लेकर काशीरामपुर मल्ला की बस्ती में आपदा के बाद से हालात खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। तेज बारिश के बाद उफान पर आए बरसाती नाले ने सब कुछ तबाह कर दिया है। आई आपदा की एक और तस्वीरें काशीरामपुर मल्ला से सामने आई हैं, जहां पर जो लोग हैं उनके घरों में मलबा और पानी घुस गया है। जो लगातार जो आपदा जैसे हालात पूरे कोटद्वार में बने हुए हैं। पनियाली गदेरा जब अपने उफान पे था तो परसों रात को लोगों के घरों में मलबा घुस गया है और मलबे की ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जो लोगों का सामान है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो वो अपना सामान है वो बचा सकें, जान जोखिम में डाल के। और रातों रात इस पूरे इलाके को खाली किया और अब सुबह के समय जब बारिश थोड़ा रुकी है तो लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि जो अब उनके घर हैं उसको थोड़ा सा सुरक्षित कर सकें और जो मलबा है घुस गया है सामान है उसको सुरक्षित बाहर निकाल सके। एक महिला भी है, वो अपने घर को देख सकते हैं जो तस्वीरों में कि किस तरीके से उनके कमरों में पूरा मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है। उसको कीचड़ को हटा रहे हैं मजदूर, कुछ नगर निगम की ओर से किए गए हैं, वो खुद भी लगे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कितनी परेशानी उनको हो रही है। मैम क्या नाम है आपका? शोभा देवी। कितनी परेशानी हो रही है क्योंकि रात के समय लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे? रात को इतनी बारिश हो रही है, रोड में थे हम रात को। परसों जिस टाइम पानी आया खाना भी नहीं मिल लिया हमें, खाना वहाँ पे खाया हमने। पांडे पार्ट से जो है हमारे उन्होंने करी सुविधा और खंडूरी ने तो आकर नहीं देखा हमें, बिल्कुल भी ना पूछ रही है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ये कमरे, आपके 2 कमरे हैं, पूरा मलबा यहाँ पे आ रखा है। हाँ। तो रात के समय आया तो फिर क्या करा उस समय? पानी आया, हम बाहर निकले, फिर पानी में से निकल के अपने दरवाजे में बाहर चले गए, सड़क में, रोड में। अब जान तो बचानी थी। कितना नुकसान हो गया आपका अभी तक? नुकसान देखो, टीवी फ्रिज रखा अंदर कमरे में फ्रिज, और पहले भी इतना ये बक्से से सब बाहर पड़े हैं हमारे, गैस उसके बाहर है इस कमरे में था ये बक्सा। अच्छा, पूरे इलाके में? हाँ पूरा ऐसे ही है, पूरे पड़ोस में, इधर कॉलोनी में, पूरी कॉलोनी ऐसी ही है। तो इस तरीके से जो हालात हैं वो लगभग पूरी जो इलाके में बने हुए हैं। काशीरामपुर मल्ला का ये इलाका है, इसके थोड़ा सा नीचे क्योंकि पनियाली गदेरा इस पार है और इस पुल के पार फिर नीचे जो कौड़िया बस्ती है वहां पर भी इसी तरीके के हालात हैं। और सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो अब अपने घरों में घुस नहीं सकते क्योंकि मलबा पूरी तरह से भर चुका है उनके घरों में। तो ये जो हालात हैं ये पूरे कोटद्वार में तकरीबन, जैसे काशीरामपुर मल्ला हो, कौड़िया बस्ती हो और इसके अलावा मानपुर के कई इलाके हैं जो इसी तरीके से आपदाग्रस्त क्षेत्र हो चुके हैं। अनुपम भारद्वाज, न्यूज 18, कोटद्वार। उत्तरकाशी डूंडा ब्लॉक के धौंतरी गांव में मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। 21 जुलाई की रात को सड़क के बरसाती पानी के कारण मकानों में मलबा घुस गया था, जिसके बाद आज तक हालात सम्मान नहीं हुए हैं। ग्रामीणों के घरों में अभी मलबा पटा है और ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग और पेयजल विभाग के कार्य को इस आपदा के लिए जिम्मेदार बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने गांव के मुख्य रास्तों पर गिरे मलबे को भी नहीं हटाया है और जिस कारण स्कूली बच्चे तो परेशान है ही, इसके साथ ही कई 2 पहिया वाहन भी फंसे हुए हैं। मलबे को हटा दिया जाए, जितना भी मलबा ऊपर से आया है वो सारा मलबा हटा दिया जाए। 4-5 बड़े बड़े खेत कटे हैं, लोगों के कीवी का बागीचा जो है जो पूर्ण रूप से खत्म हो गया, ठीक है ना। फिर मेरा मकान जो पीछे से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है ना, और आगे पूरा मलबा ही मलबा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। धरासू के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से हाईवे कई घंटों से बंद है। वहीं हाईवे बंद होने से सुबह से ही यात्री फंसे हुए हैं और हाईवे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश के बीच लैंडस्लाइड भी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बार बार पहाड़ी से भूस्खलन होने से हाईवे बंद हो रहा है और यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये परेशानी फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि 14 अगस्त तक बारिश का अलर्ट है।
ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश दिल्ली नेशनल हाईवे पर श्यामपुर चौकी के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया है। भारी बारिश से पीपल का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया है। वहीं पेड़ गिरने की सूचना पर प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर सड़क को खोला गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 14 अगस्त तक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 7 जिलों में भारी से भारी बारिश होगी, इसकी आशंका जताई गई है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर जिलों के लिए तेज बारिश का जारी किया गया है और जिसके बाद सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भेजी गई है। आपदा कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पिछले करीब हफ्ते भर से लगातार राज्य में बारिश हो चुकी है और जिसमें कई जगह पर नुकसान भी देखा जा चुका है। बारिश से अब तक प्रदेश को काफी भारी नुकसान हुआ है। आपदा में अभी तक 100 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। गुरुवार को भी हादसों में 4 की मौत हुई है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। सीएम ने लिखा है, मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आप सभी प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अनुरोध है कि अनावश्यक यात्रा से बचे। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वयं भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर प्रत्येक परिस्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। बरसात खत्म होते ही हल्द्वानी शहर में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आखिर क्यों और कहां होगी ये कार्रवाई, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बरसात खत्म होते ही खतरनाक बरसाती नालों और गधेरों के किनारे बसे इन घरों की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरकार इन सब की जमीनों का सर्वे करने जा रही है। अगर ये गलत निर्माण पाए गए तो इनका टूटना तय है। तो हम लोगों ने लगातार ये कार्रवाई करवा रहे हैं कि इसको चिन्हीकरण करेंगे। खास बात यह है कि नालों पर हुए अतिक्रमण की एक कीमत शहरों में महंगी जमीनें खरीदकर बैठे लोगों को चुकानी पड़ रही है। लोगों के घरों में गंदा पानी भर रहा है। तो ये इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जहां लोग नालों के ऊपर अपना जो है स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं या दीवार बना लेते हैं। उसकी वजह से कई बार बहाव दूसरी दिशा में जाकर जो गरीब आदमी है, प्रोटेक्शन वर्क नहीं कर सकता, उसके हाउस को हिट करता है और उसके घर पे नुकसान ज्यादा हो जाता है। जाहिर है अतिक्रमण करने वाले अब राहत न देने की बात कहकर सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन जानबूझकर जोखिम भरी जगहों पर घर बनाने से पहले इन्होंने एक बार भी किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में ये खुद मौत को गले लगाए पड़े हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून की कालसी से खबर है। यहां कालसी के पास बोसान में पूरी रोड ध्वस्त हो गई है। रोड का पूरा हिस्सा जो है लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है और भारी मलबा पेड़ समेत नीचे गिर गया है। रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया है। रोड ध्वस्त होने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है, जिसमें कई टन वजन का मलबा भरभरा कर नीचे गिर गया है और रोड बंद हो गई है। काशीपुर शहर में रेलवे लाइन के चलते बार बार ट्रैफिक कर रोकना पड़ता है, जिसके समाधान के लिए 5 साल पहले यहां रेलवे ओवरब्रिज बनाने की कवायद शुरू की गई, जिसे 2 साल में बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी यहां निर्माण पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतें भी हो रही हैं। तमाम परेशान है और शहर में जगह जगह जाम की स्थिति है। कई बार तो लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि हम तो पहले ही ठीक थे, फ्लाईओवर से तो ज़्यादा पहले की स्थिति ठीक थी। इस वक्त हम खड़े हैं काशीपुर के आरओबी में। ये रेलवे ओवरब्रिज है जो 5 साल से करीब यहाँ पर बन रहा है, लेकिन आज तक नहीं बन सका है। बताया जा रहा है कि इसको 2 साल में बनना था, लेकिन ये अभी तक नहीं बन सका है। अभी भी ये कब बनेगा इसका पता नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इतना काम हुआ है, अभी भी इसमें बहुत सारा काम बचा हुआ है। हालांकि इसकी किसी टेक्निकल टीम ने कल जांच भी की है। उसके बाद भी जो है अभी इसको लास्ट जो उसने इसके कॉन्ट्रैक्टर ने और एनएस ने जो टाइम दिया था वो 20 अगस्त का टाइम दिया था, लेकिन लगता नहीं कि 20 अगस्त तक भी यह पुल अभी बन पाएगा। हम पाटनी, न्यूज़ 18 काशीपुर।
रामनगर का चुकूम गांव कोसी नदी के पार है और ऐसे में यदि यहां कोई बीमार हो जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाना भी कितना कठिन है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। चुकूम गांव की एक महिला को बुधवार को चोट लग गई थी और ऐसे में उन्हें अस्पताल पहुंचाना भी जंग लड़ने जैसा ही था, क्योंकि मानसून के इस सीजन में कोसी नदी अपने पूरे उफान पर है। लेकिन हिम्मती ग्रामीणों ने महिला को दर्द से निजात दिलाने के लिए चारपाई पर उठाकर उफनती नदी से पार कराया और रामनगर अस्पताल ले गए। यहाँ के ग्रामीण कई सालों से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। देहरादून से खबर मिल रही है, यहां पर आपको बताते चले कि राजस्व और खनन विभाग की समीक्षा बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। 11:30 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी। वहीं सीएम धामी फिर हरिद्वार जाएंगे और 3 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के वेद निकेतन धाम भूपतवाला जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति घाटी माणा घाटी के लोगों से इतना लगाव है कि उन्होंने गांव के मुखिया को ही इस बार 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निमंत्रण भेजकर बुलाया है और उन्हें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से उत्तराखंड के करीब 54 ग्राम सभाओं के प्रधानों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली आने का न्योता दिया गया है। ये पहला अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री ने प्रधान दंपतियों को 15 अगस्त के अवसर पर निमंत्रण भेजे हों। वहीं पीएम से मुलाकात को लेकर ग्राम प्रधान उत्साहित हैं। इस नीति घाटी से हम 8 ग्राम प्रधान हैं, नीति से लेकर कोसा तक, और 3 जो है माणा गांव से भी हैं। तो हम 11 यानी कि 11-22 लोगों की टीम जो है दिल्ली के लिए जाएगी। वाइब्रेंट विलेज के प्रधानों को तो दिल्ली 15 अगस्त पर उन्होंने आमंत्रित किया है। सभी लोग खुश हैं और अपने क्षेत्र की नीति घाटी की जन समस्याओं को और ज्वलंत समस्याओं को लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के प्रथम गांव माणा घाटी और नीति घाटी के लोगों से काफी जुड़ाव है। उन्होंने घाटी के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना चलाई है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव आए थे तब उन्होंने माणा और नीति घाटी के विकास के लिए कई सौगातें भी दी थी। गत वर्ष जब माणा में आए थे तो उन्होंने यहाँ के उत्पाद का इस ढंग से ब्रांडिंग की। इस बार जब जो भी तीर्थ यात्रा चली वो माणा से स्थानीय चीज ले जाते रहे तीर्थयात्री, और यहाँ का जिस वैली में भी यात्री या पर्यटक पहुँचे यहाँ से कुछ न कुछ वस्तु यहाँ की लोकल को ले जाने के लिए पूछते रहे और लेके भी गए। ये पहला मौका है जब नीति घाटी के प्रधान देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे। ऐसे में आने वाले समय में इन घाटी के विकास की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। नैनीताल में हिंदूवादी संगठन ने एक मुस्लिम दुकानदार पर आरोप लगाया है। हिंदू संगठन ने आरोप लगाया है कि दुकानदार हिंदू लड़कियों को बहलाकर उनको प्रेम जाल में फंसा रहा है और लव जिहाद को बढ़ा रहा है। आज नैनीताल में हिंदू संगठन ने पहले तो आरोपी दुकानदार के बाहर घेराव किया, लेकिन कुछ मुस्लिम दुकानदारों ने उसको भगा दिया और उसकी दुकान बंद कर दी। बाद में हिंदू संगठन ने कोतवाली में शिकायती पत्र दिया और आरोपी दुकानदार पर कार्रवाई की मांग की। हिंदूवादी नेताओं ने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। फल की पहले से लगी आ रही है और एक ये बगल में लगती थी जो जिसका भी शटर डाउन है, वो शटर डाउन एक्चुअली पब्लिक ने किया है और ये व्यक्ति यहाँ से भाग चुका है क्योंकि मुस्लिम लड़का है जिसने जो हिंदू लड़कियों को एक्चुअली क्या है फंसा के, कई सारी लड़कियों के साथ इसकी यहाँ मित्रता चल रही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा प्रोग्राम देहरादून के परेड ग्राउंड पर होगा, पर 15 अगस्त से पहले ही स्मार्ट सिटी के परेड ग्राउंड में जिस तरह का काम हो रहा है उसका जवाब न लोकल विधायक के पास है न शहरी विकास मंत्री के पास। क्यों मचा है देहरादून के परेड ग्राउंड पर बवाल, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जनवरी 2024 तक हम इस काम को कंप्लीट करेंगे, ऐसा मैंने उनसे कहा है और उन्होंने हामी भरी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बताते रहे और स्मार्ट सिटी के अफसर कान खोलकर सुनते रहे।
मंत्री जी स्मार्ट सिटी का काम 26 जनवरी तक पूरा करने का आदेश दे रहे हैं, पर शायद 15 अगस्त और परेड ग्राउंड की याद किसी को नहीं आई। अगर आई होती तो 15 अगस्त की तैयारी में घास पर रेत नहीं डाली जाती। कुछ दिन पहले तक परेड ग्राउंड इसलिए पब्लिक के लिए बंद था कि महंगी घास खराब ना हो जाए। अब सिर पर स्वतंत्रता दिवस आया तो घास को रोलर से रौंद कर ट्रैक बनाया जा रहा है। अब से कुछ महीने पहले यहाँ पर घास लगाई गई, ये सोचकर कि इसको एक पूरे ग्राउंड के तौर पर डेवलप किया जाएगा। लोगों को यहाँ आने जाने पर पाबंदी रखी गई कि कोई आ जा नहीं सकता ताकि घास खराब ना हो। अब जरा आप तस्वीरों में देखिए कि जिस घास को यहाँ लगाया गया उस घास पर किस तरीके से रेत डाली जा रही है। तो सवाल यह है कि अगर घास लगाई गई थी तो उस पर मिट्टी क्यों डालनी पड़ रही है। इसके साथ साथ ये जो पूरा ट्रैक आप देखेंगे, ये जो ट्रैक मैं अपने कैमरामैन से कहूं दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये घास सूखी हुई है और ये जो पूरा एक कंप्लीट ट्रैक यहां बनाया गया है, इस ट्रैक पर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन यहां पर परेड होगी और उस ट्रैक पर कहीं कोई दिक्कत ना आए उसके लिए यहां पर पीडब्ल्यूडी देहरादून का ये रोलर भी खड़ा है। राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद इस परेड ग्राउंड में कई प्रधानमंत्री आए, कई चुनावी रैली हुई, सरकारी आयोजन भी हुए, पर इतना सब होने के बाद भी स्मार्ट सिटी के अफसर इसमें एक बार में काम क्यों पूरा नहीं कर पाए और क्यों देहरादून का परेड ग्राउंड स्मार्ट सिटी की प्रयोगशाला बना हुआ है। न्यूज़ 18 के सवाल पूछने पर लोकल विधायक और शहरी विकास मंत्री का जवाब सुनिए। तो वहां पे घास लगाई गई पहले और उसके बाद अब रेत डालने का अगर काम कर रहे हैं तो ये मिस प्लानिंग है और इसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी होंगे उनको मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और माननीय शहरी विकास मंत्री जी से भी बात करूंगा कि इसमें क्या हो रहा है। इस तरह से ये तो गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन रहता है, गर्व का दिन रहता है। उसके लिए व्यवस्थाओं के लिए कहीं थोड़ा बहुत इस प्रकार के यदि काम कर रहे होंगे, लेकिन ये बात ठीक है कि नियोजित तरीके से काम होना चाहिए। स्मार्ट सिटी की 5 साल में न जाने कितनी बैठकें हुई होंगी, पर परेड ग्राउंड कैसा होगा, यहाँ क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, शायद इस पर किसी ने बात नहीं की। अगर की होती तो परेड ग्राउंड में 2 मंच नहीं बने होते और आखिरी वक्त में 15 अगस्त की परेड के लिए ट्रैक नहीं बन रहा होता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में विश्व प्रसिद्ध तीर्थधाम केदारनाथ में आजकल श्रद्धालुओं की तादाद बेहद कम हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हर दिन 500 से 700 के बीच की ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि बरसात खत्म होने के बाद फिर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में उद्यान विभाग के कई अफसर कर्मचारियों की मुश्किल बढ़ सकती है। पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा पर करोड़ों की घपलेबाजी का आरोप है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। सीएम के आदेश की और हाईकोर्ट के निर्देशों पर हो रही जांच के घेरे में कई बड़े अफसर भी आ सकते हैं। ये वीडियो इसी साल अप्रैल का है, पर विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने एक नर्सरी में जाकर सेब के पौधों की पोल खोली। घपले घोटाले के आरोप लगे, उद्यान विभाग पर सवाल उठे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले डायरेक्टर हरमिंदर सिंह बावेजा को सस्पेंड किया, फिर एचआईटी जांच ऑर्डर की। पौधों के नाम पर कितना पैसा ठिकाने गया, बावेजा के साथ कौन कौन अफसर इस खेल में शामिल रहा, सबकी कुंडली एसआईटी खंगालेगी और फिर 28 अगस्त को हाईकोर्ट में सील रिपोर्ट रखी जाएगी। आगे की जांच एसआईटी ही करेगी या फिर सीबीआई या कोई दूसरी एजेंसी, इस पर फैसला उसी के बाद होगा। मुद्दा उठाने वाले विधायक दुर्गेश्वर लाल की माने तो सेब के पौधों का घोटाला 600 करोड़ रुपए का है। तो घोटाला है, इट्स गोइंग टू मोर देन 600 करोड़, 600 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला है। ये एक साल का नहीं है। जब से हरविंदर बावेजा हिमाचल प्रदेश से जो ब्लैक लिस्ट करके उत्तराखंड में आया, तब से उसने शुरू कर दी, क्योंकि उसको पता था कि कैसे किस तरीके से लूटा जाता है। पूर्व निदेशक पर शिकंजा कसने के साथ ही उद्यान निदेशालय में सन्नाटा सा पसर गया। विभाग के मंत्री गणेश जोशी किसी को न बख्शने की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष को हाईकोर्ट पर भरोसा है कि जिसने भी घपला किया सब नपेंगे। निदेशक को निलंबित किया गया है और अगर इसमें व्यापक स्तर पर जांच होगी तो मुझे लगता है कि और भी कई लोग जो है इसकी जद में आएंगे। 80 लोगों को हमने नकल उस वाले में जेल भेजा,
कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, धामी सरकार में अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड को उद्यान के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने की बात राज्य बनने के बाद से ही हो रही है, पर हुआ कुछ नहीं, बल्कि इसके उलट उद्यान विभाग में हुए घपले घोटाले अब सामने आ रहे हैं। और ठीक जांच हुई तो मौज उड़ाने वाले कई अधिकारी कर्मचारियों को जेल जाते देर नहीं लगेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले बढ़ गए हैं और देहरादून में रोजाना कई लोग इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। आवारा कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर पर अपना निशाना बना रहे हैं। उधर डॉक्टरों का मानना है कि गर्मी और बारिश के सीजन में कुत्तों में ज्यादा हलचल रहती है, जिसके चलते वो इंसानों पर हमला कर देते हैं। वहीं नगर निगम का कहना है कि वो लगातार आवारा कुत्तों की नसबंदी भी कर रहे हैं, जिससे अब कुत्तों की संख्या में कमी आई है। अगर वो वास्तव में एग्रेसिव होता है तो उसे लेकर के वहां पर एबीसी सेंटर में हम लोग रखते हैं और 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक मैक्सिमम, और उसके बाद अगर वो फिर फ्रेंडली बिहेव करता है। बरसात के मौसम में थोड़े आमतौर पर देखा जाता है कि थोड़े जो डॉग बाइट वगैरह ये सब के जो मामले हैं ये थोड़े बढ़े हुए रहते हैं। पहाड़ वगैरह से भी लोग हमारे पास आते हैं। और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।